नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आज फिर से आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 29वां भाग। पिछले भाग में अब तक आपने सुना कि चंदन के बड़े भाई ओंकार की मृत्यु हो जाती है चेचक से। उसके बाद निश्चित रूप से चंदन और गुंजा की मनोदशा बहुत खराब हो जाती है, पर धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि वक्त वक्त हर कुछ का मरहम होता है, तो धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती हैं। चंदन थोड़ा बहुत खेती के कामों में ध्यान देने लगता है। इसी बीच ऐसा संजोग बनता है कि चंदन बाला से मिलता है, और बाला चूंकि सबसे पहला जो शिकार हुई थी चेचक का वो बाला ही हुई थी, लेकिन बाला बच गई थी। लेकिन बाला की एक आंख चली गई है और उसके चेहरे पर पूरी तरह से चेचक के दाग उभर आए हैं। तो चंदन उसे देखता है और एक पहली बार उसे देख के वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है और चेहरे पर बड़े बड़े धब्बे हैं। कल की वो खूबसूरत बाला आज एक अजीब लगती है, जिसे सांसारिक शब्दों में कहो तो वो कुरूप लग रही थी देखने में। चंदन थोड़ी देर के लिए चंदन भावुक हो जाता है, फिर उसके मन में एक दार्शनिक भाव आने लगता है। कम उम्र में ही उसने इतनी चीजें देख ली, इतनी तकलीफ देख ली इनफैक्ट अपनी लाइफ में, कि वो थोड़ी थोड़ी उसकी सोच दार्शनिक होती जाती है। अब आगे फागुन लग गया। 10 दिन जाते जाते वैद्य जी फिर आए। गुंजा को 2-4 दिन के लिए चौबे छपरा ले जाने की चंदन से विनय करने लगे। गुंजा पास ही में धरती पर बैठी हुई थी। वैद्य जी ने चंदन से फिर पूछा, क्या कहते हो चंदन? चंदन बोला, देखिए वैद्य जी, हमने तो आज तक एक बार भी मना नहीं किया। हमने तो बीच में 1-2 बार कहा भी कि जाओ चौबे छपरा एक बार हो आओ, महतारी को तुमको देखने का मन तक करता होगा, लेकिन इनके गुमसुम चेहरे के आगे अब मेरी एक नहीं चलती। अब आप आ ही गए हैं तो अधिक नहीं 10 दिन के लिए इनको लेते जाइए, पर इससे आगे नहीं रखिएगा, नहीं तो फगवा बीता की कटाई शुरू हुई, और आप जानते ही हैं अब सारा भार इसी देह पर है। मैं खेत देखूंगा कि रोटी पानी। चंदन की बात सुनकर वैद्य जी खुश हो गए। चंदन ने गांव की असवारी ठीक कर दी। गुंजा रामू को लेकर चौबे छपरा चली गई। अब चंदन घर में नितांत अकेला हो गया। दिन में बगल की चाची के घर खा लेता, रात में द्वार पर ही कभी लिट्टी लगा लेता तो कभी फुटहरी, कभी भरपेट दूध ही पीकर सो जाता। उसकी जरूरत से बहुत अधिक दूध दोनों जून बच जाता था। कभी किसी के घर दे आता तो कभी पचीसा ले जाता। घर में ताला बंद कर दिया और फिर गया ही नहीं, तो फिर घर की तरफ गया ही नहीं। रामू और गुंजा के चले जाने के बाद सूनापन तो जरूर लगने लगा, लेकिन चंदन को यह सूनापन कुछ अच्छा भी लगने लगा। शांत निश्चिंत होकर वो द्वार पर पड़ा रहता। सांझ सवेरे जानवरों को खिलाने पिलाने में बीत जाता, बाकी समय में फुर्सत और अकेलापन। इस अकेलेपन में मन को उबाने वाली उदासी ना होती, बल्कि उसे सोचने समझने का एक हल्का सा सुख मिलता, विरक्तता का सुख। चंदन के मन में नए सिरे से कुछ भरने लगा है। ये माया मोह कुछ नहीं है, ब्याह शादी का झंझट सब बेकार है। जो आश्रित हैं बस उन्हें पार लगा दो। घर गृहस्थी बढ़ाना एकदम व्यर्थ है। चंदन ने निश्चय किया कि वो अपना ब्याह नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं। गुंजा को गए 10 दिन हो गए थे, लेकिन चौबे छपरा से कोई हालचाल नहीं मिला। 5 दिन और बीते, फिर भी कोई समाचार नहीं आया, तो चंदन सकबकाया। फगुनहट पहनने लगी थी। दिल में कुछ उदासी और रूखापन आने लगा था। खेत पियरा कर पकने लगे थे। कसकर फगुनहट बही कि खेत में डांट सूख कर झंझना गए और कटनी शुरू हुई। चंदन रोज अपने खेत देख आता कि कौन पहले काटने लायक होगा। अब फगुआ 10 दिन रह गया था, तो चंदन ने वैद्य जी के नाम एक चिट्ठी लिखी और पचीसा के हाथ भिजवा दी। सांझ को वैद्य जी गुंजा और रामू को लेकर आ गए। गुंजा दुबरा आ गई थी। 15-20 दिन में ही ये हालत, आखिर बात क्या है? चंदन ने गुंजा से पूछा। बात मैं क्या बताऊं, 2 बार बीमार पड़ गई, गुंजा ने जवाब दिया था।
चंदन ने फिर पूछा, पर हुआ क्या था? गुंजा बोली, पहली बार तो बुखार लगा था, 3-4 दिन तक उसी में डूबी रही। फिर एक दिन चक्कर आ गया तो आंगन में बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर 2-3 दिन तक खटिया पर से उठा ही नहीं गया। देह का सारा बल ही जैसे किसी ने हर लिया हो। अभी तो बाबू भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी गई तो ना ही ना कर सके। मैं तो चिंता में सूखी जा रही थी कि तुम क्या सोचते होगे, खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, लेकिन देह के आगे मैं बेबस हो गई थी। चंदन ने कहा, खाना पीना तो चल ही जाता था। पहले 2-4 दिन तक अकेले रहना अच्छा लगा, लेकिन बाद में मन ही उचट गया। रामू भी चला गया था, सो अपना तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था। गुंजा ने पूछा, तो घड़ी 2 घड़ी के लिए चौबे छपरा एक बार क्यों नहीं आ गए? मेरा मन भी वहां नहीं लगता था। आ गए होते तो मैं कब की चली आती। चौबे छपरा में अब मेरा क्या धरा है? चंदन ने एक लंबी सांस खींची। वहां जाने का मेरा मन नहीं करता। संबंध तो ऐसा हो गया है चौबे छपरा से कि जीवन पर्यंत आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चौबे छपरा में चोरी करते हुए ही मैं पकड़ लिया गया। खैर, हटाओ इन बातों को, अब इसमें धरा ही क्या है। गुंजा चंदन को अपलक निहारती रही। चंदन ने बात ही मोड़ दी। गांव में कटिया करने वाले बनिहार आने लगे हैं। खेत पक चले हैं। फगुआ के बाद ठहरेंगे नहीं। कटाई लग ही जानी चाहिए। अगर कहो तो बनिहारों को बयाना दे दूं। बनिहार कहते हैं उनको जो खेत काटने वाले मजदूर होते हैं। गुंजा ने थोड़े आश्चर्य से पूछा, तो अब ये सब मुझसे पूछ कर होगा? तो किससे पूछूं? अब कौन रह गया है इस घर में गुंजा? जब कोई था तब भी मलिकार तुम ही थे चंदन। मुझसे पूछना हो तो इस घर के बारे में पूछा करो। खेती के बारे में मैं क्या जानती हूँ? लेकिन बनिहार आने लगे हैं और कहते हो कि फगुआ के बाद खेत ठहरेंगे नहीं, तब तो बनिहारों को बयाना देकर छेक लेना ही ठीक होगा। चंदन ने 15 बनिहारों को बयाना दे दिया। फगुआ आ गया, लेकिन इस वर्ष किसी ने भी रंग नहीं खेला। बलिहार ने होली नहीं मनाई। इस महामारी ने सबके मन का उत्साह ही हर लिया था। होली बीती, चंदन खेतों की कटाई में जुटा। बनिहारों के दल गांव की सरेह में जुट गए। खलिहानों में अनाज के बोझे टलियाने जाने लगे। अंजोरिया रात में बनिहार लगभग रात भर काटते रहते। चंदन के साथ पचीसा और उसका परिवार भी था। चंदन ने पचीसा को एक बार मना भी किया कि साथ में खुद रहे, बाला और उसकी महतारी को कटाई में ना लाए, लेकिन वो माना नहीं। वो बोला, खाने भर को अनाज मुझे मिलने लगा चंदन, तो हम बदल नहीं गए। हम अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं। तुम्हारा जो उपकार हम पर है वो इस जिंदगी में नहीं भूल सकता। हम अब भी तो बनिहार ही है ना। तुम्हारे खेत में काम करेंगे और मजूरी लेंगे। ये सुनकर चंदन चुप हो गया। 10-15 दिन में कटाई समाप्त हो गई। खलिहान से बोझे गज गए। दिन को धूप में मजे की गर्मी आ गई थी। थोड़े दिनों तक बोझों को सूखने दिया गया। फिर दौरी के लिए चंदन ने गेहूं को बोझों को खुलवाया। चैत बीत रहा था, लोग दौरी कर रहे थे। गेहूं की दौरी में ही चंदन को 15 दिन लग गए। खलिहान में गेहूं भूसे के बड़े बड़े 2 टाल लग गए। फिर चना और सरसों की दौरी हुई। बैसाख की गर्मी और ऊपर से पछुआ, दौरी में डांट खूब टूटने लगे। बैसाख बीतते बीतते चंदन की दौरी और सावन समाप्त हो गई। दौरी कहते हैं जो पौधे से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, और ओसावन होता है अनाज को अनाज के भूसे से अलग करने की प्रक्रिया। खलिहान में से अनाज घर ढोया जाने लगा। खेत में खड़े हुए अनाज के कोठले और दीवार के सहारे रखे बड़े बड़े मिट्टी के कूड़े जब अनाज से भर गए तो चंदन ने गुंजा से पूछा, साल भर के खर्चे से अधिक के लिए तो अनाज घर में आ गया, अब बाकी का क्या करूं? गुंजा ने पूछा, खलिहान में अभी कितना अनाज है? चंदन बोला, तौल का अंदाजा तो हमें नहीं है, लेकिन
लेकिन जितना गेहूं घर के लिए आया है उससे 7-8 गुना तो जरूर होगा। 4 हिस्सा जौ होगा। पचीसा कह रहा था कि 20 मन तो चना होगा, 10 मन अरहर और लगभग 30 मन सरसों, बाकी और अनाज। सबके आंगन में गाड़ करता है चंदन, देख के साध लगती है। हमारा आंगन सूना लगता है। चंदन ने पूछा, कहो तो गाड़ करवा दूं? गुंजा ने कहा, हाँ, खलिहान का आधा अनाज गाड़ में डलवा दो, बाकी बेच दो। चंदन ने फिर पूछा, लेकिन इतना अनाज होगा क्या? गुंजा बोली, ये भी कोई पूछने की चीज है? घर में परोजन पड़ेंगे, तुम्हारा ब्याह होगा, खाने वाले मुंह भरेंगे। चंदन हंसकर बोला, तुम भी सपने देखने लगी? आंगन में गाड़ की तुम्हारी साध है तो पूरी हो जाए, बाकी तो मन का मोदक फोड़ना है। ये कहते हुए चंदन बाहर निकल गया। साइट देखकर 2-4 रोज के भीतर आंगन में गाड़ कर गया। गाड़ का अर्थ है लकड़ी से बना हुआ एक बहुत बड़ा स्टोरेज जो अनाज को रखने के लिए बनाया जाता है। गुंजा का मन उलझ गया। बाकी अनाज खलियान से ही चंदन ने बेच दिया। खलियान से अनाज उठ गया। साल भर माल गोरुओं के खाने लायक खोप में भूसा भर गया। तब जाकर चंदन ने चैन की सांस ली। पचीसा को उसकी मजूरी से 2 मन अधिक अनाज चंदन ने दे दिया, सो वो जुड़ा गया था। मतलब पचीसा खुश हो गया था। जेठ की लू और तपन बढ़ने लगी थी। खा पी कर लोग अपनी अपनी पलानी में घुसते तो सांझ को ही निकलते। दिन भर पलानियों में ताश जमता। शादी ब्याह के देखनहरू घूमने लगे थे। लोग चंदन के लिए मडराने लगे। वैद्य जी भी एक लोगों के साथ आकर चंदन को दिखा गए। गुंजा से चंदन के ब्याह के बारे में बात भी चलाई गई, लेकिन गुंजा ने अभी तक चंदन से कुछ नहीं कहा था। दिन में खाना खाने चंदन आया तो खाना परसकर आगे बैठ पंखा झलती हुई गुंजा ने धीमे से कहा, अब आगे क्या होगा चंदन? चंदन ने कोर चबाते हुए गुंजा की ओर देखा और पूछा, क्या करूं मैं? आगे की कुछ सोचते हो? गुंजा ने फिर से सवाल पूछा। आगे की तो भगवान सोचता है, ये मेरे जिम्मे नहीं है गुंजा। जो होना है वो तो आगे आगे आता ही जा रहा है। लेकिन अपना धर्म? गुंजा ने पूछा। चंदन बोला, बड़ा धर्म उपदेश की सूझने लगी तुमको। धर्म उपदेश नहीं चंदन, लोक लाज की बात कहती हूं। और तुम्हारा लोक तुमसे क्या कहता है गुंजा? आज तो नहीं कहता तो कल कहेगा ही। घर की परंपरा तो चलानी ही है, तो इसमें कोई रोक टोक तो नहीं आई, घर तो चल ही रहा है। चंदन ने सीधा सा जवाब दे दिया। लेकिन इस तरह से हम और तुम कब तक रहेंगे चंदन? गुंजा ने फिर धीमे से कहा। मेरे फेर में तुम क्यों पड़ती हो? तो किसके फेर में पड़ूं चंदन? मेरा अपना कौन है? अब मैं किसका मुंह देखूं, किससे सुख दुख की बात कहूं? तो चाहती क्या हो, खुल के कहो गुंजा। मेरी ही चाह की बात नहीं है चंदन। चाह तो मेरी भगवान ने कभी पूरी ही नहीं की। मैं तो कहती थी कि मेरे नसीब में भगवान ने सुख नहीं दिया तो मेरे कारण तुम क्यों दुख भोगो? चंदन भोजन कर चुका था। हाथ धोकर बगल में थाली सरकाकर गमछे से हाथ पोंछकर दीवार से पीठ टेक बोला, अगर तुमसे ब्याह हुआ होता तो भी तुम मेरी आंखों के सामने इसी घर में रहती। सो है ही, अब और क्या चाहती हो? लेकिन अब लगता है कि इतना ही सब कुछ नहीं है चंदन। इसके बाद के लिए हम तुम नहीं रहे। देह की भूख प्यास भी तो होती है। मेरे लिए भगवान ने पग पग पर गड्ढे खोद ही दिए। अब तुम मुझे नहीं बचाओगे तो खड़े होने के लिए मुझे बराबर धरती कहाँ मिलेगी? मुझे तो जैसे रखोगे रहूंगी। लेकिन हम तुम दोनों से बड़ा ये कुल है, उसकी लाज है, वंश की परंपरा है। अब तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे।
लेकिन जब तक हैं, यदि उस बीच कहीं भी हम चूक गए तो फिर ये सब कुछ उजड़ जाएगा चंदन। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा तो गुंजा बोली, मेरा मुंह ना देखो चंदन, आगे की राह निकालो कुछ। चंदन के राह निकालने से यदि कुछ हो सका होता तो आज ये सब ना हुआ होता। अब तो जो कुछ भी होगा उसे सिर माथे पर ओढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं गुंजा। ऐसा कह देने से अब मुझे कहां शरण मिलेगी चंदन? गुंजा ने पूछा। शरण तुम्हें वही देगा जिसने ये सब कुछ किया है गुंजा, मगर सहारा तो तुम्हारा ही है। शुरू से अब तक तुम्हारा ही मुंह देख के मन को ढांढस देती रही हूं। लेकिन बाबू कभी कभी कहते थे कि जो दवा कभी प्राण बचाती है वही घातक भी हो जाती है। तभी चंदन बोल पड़ा, ये तुम ठीक कह रही हो गुंजा, मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया है, लेकिन क्या करूं, भगवान ने मेरा आंगच ही ऐसा बना दिया कि जिस बिरुए पर भी नजर पड़ी वही सूख मुरझा गया। जन्म लिया तो महतारी बाप चले गए, पालने पोसने वाले भैया चले गए, दुलारने संवारने वाली भौजी भी चली गई। कल तक जिसका भरोसा था आज उसी के लिए घातक बन गया। पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़े। ये कहकर चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? चंदन ने पूछा। हो या ना हो, लेकिन मेरे भाग्य में घुट घुट के मरना ही लिखा है, तो उसे तुम कहां तक रोकोगे? जिस घर को तुमने सवारा बनाया है, चाहते हो तुम्हारे ही सामने उजड़ के उसमें आग भी लग जाए तो लगे। घर तुम्हारा है, तुम घर के मालिक हो। लेकिन एक बात सुनो चंदन, अपने कोहबर की रात में होश में थी, तब दीपा सत्ती की कथा भी रह रह के याद आया करती थी और सोना में पानी भी भरा था। लेकिन मैं सब कुछ सह गई तुम्हारी आस पर, और आज तक यही सोचती रही हूं कि तुम्हारे ही सहारे जैसे तैसे दिन कट जाएंगे, घाव में इतनी व्यथा ना होगी। लेकिन क्या गुंजा? चंदन ने पूछा। लेकिन अब तो तुम मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो चंदन। तो तुमने कहा क्या जिसे मैंने नहीं सुना गुंजा? गुंजा ने फिर कहा, अपनी ही ओर से नहीं कहती, औरों की ओर से भी कहती हूँ। 2 बार बाबू आए, दोनों बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ब्याह की बात चलाऊं। मेरा ब्याह? चंदन कुछ चौंक कर बोला। हाँ, तुम्हारा ही ब्याह। अच्छा गुंजा, और तुम अगुवाई करोगी? ये भी हो सकता है। ये सुनकर चंदन ठठाकर हंस पड़ा। अभी खिलवाड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा है गुंजा, मेरे दुख से तुम्हें संतोष नहीं हुआ? गुंजा बोली, अगर यह खिलवाड़ है चंदन तो ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए करो, तुम्हारी राह रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो अपने जीने की राह बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें दूसरे ढंग से सुख मिलता है तो वही करो। मुझे तो अब भी दीपा सत्ती की कथा भूली नहीं है। सोना में बाढ़ भी फिर से आएगी। और गुंजा की आंखें एकाएक मूंद गई। वो दीवार के सहारे टिक गई, दांत बैठ गए। वो धरती पर गिरने लगी तो चंदन की निगाह उस पर पड़ी। लपक कर गुंजा की गर्दन और पैर के नीचे हाथ लगा चंदन ने उसे उठा लिया और बगल की चारपाई पर सुलाकर मुंह पर पानी के छींटे देते हुए गुंजा की नाक दबा दी। थोड़ी देर में गुंजा ने आंखें खोल दी। चंदन सिरहाने बैठ पंखे से हवा कर रहा था। हाथ उठाकर गुंजा ने मना किया, लेकिन चंदन ने गुंजा को करवट लिटा दिया और पंखा फूंकता रहा। गुंजा का चेहरा एकदम पीला हो गया था। आंखों के नीचे स्याही सी भर आई थी। लगभग आधा घंटे बाद वो बैठ सकी। तो चंदन, मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अपना ब्याह नहीं करोगे? मेरे ब्याह करने ना करने से तुम्हारे यहाँ रहने से क्या अंतर पड़ता है गुंजा?
बिना तुम्हारी दुल्हन के तुम्हारे साथ अकेला कौन रहने देगा मुझे यहाँ। और दूसरा, ऐसा कौन सा ठौर है जहां तुम्हारे बिना मैं जी सकती हूँ। गुंजा की आंखें फिर भर आई। बोलो ना चंदन, मेरे लिए क्या कहती हो। मुझे कुछ नहीं कहना है गुंजा। मरे की देह पर जैसे 2 मन वैसे 4 मन। लेकिन भैया की बरखी भी अभी नहीं हुई है तो तुमने ब्याह की बात उठा दी। गुंजा बोली, मैंने नहीं, बाबू जब आते हैं तो यही पूछते हैं, मैं उन्हें क्या कहूं। अब उन्हें जवाब दे दूंगी। लेकिन एक बात सुनो गुंजा, तुम्हारे गांव में मैं ब्याह नहीं करूंगा। क्यों? अब हर बात में सवाल ना किया करो। अगर मेरा ब्याह होना है तो दूसरे गांव में ही होगा। गुंजा बोली, ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि चौबे छपरा में तुम्हारा ब्याह ना हो। ब्याह होगा इतना ही ठीक है, मैं बाबू से कहूंगी। आज का ये एपिसोड इतना ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।